बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और मतलब अभी समझ लें कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेक्टर कैलकुलस में यूज होने वाली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हमें उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन। देखिए, वेक्टर फील्ड को समझाना इज क्वाइट इजी। वेक्टर फील्ड को समझने के लिए आप अगर फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड में पेन है, आप पेन को होल्ड करें, पेन को आप लीव करें, यू विल सी कि पेन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली अगर आप जो है फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेट के करीब कोई पिन है, पिन को रखें और पिन को लीव करेंगे तो पिन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है क्योंकि तो मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा। सिमिलरली आप अगर किसी रिवर के बीच में जाएं बोट के ऊपर, तो यू विल फील के वो रिवर फ्लो जो है आपकी बोट जो है रिवर फ्लो का एक्सपीरियंस करेगी। आपकी बोट को वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगी। तो यानी कि यहाँ से हमें वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट मिलता है कि हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर एसोसिएटेड है। यानी कि मैं रूम में कहीं पे भी पेन को लेके जाऊंगा, पेन को मैं लिफ्ट करूंगा तो पेन नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि मेरे पास इस थ्री स्पेस के अंदर हर पॉइंट के साथ एक वेक्टर एसोसिएटेड है। हर पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक वेक्टर एसोसिएटेड, यानी कि वेक्टर को वो नीचे की मतलब पेन को वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कराएगा। सिमिलरली आप रिवर अगर फ्लो कर रहा है, रिवर के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाओगे तो कहीं पे आप ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, कहीं पे कम फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, अलबत्ता करेंगे जरूर एक्सपीरियंस फोर्स। तो वहाँ यानी कि हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर एसोसिएटेड है। तो यही हमारे पास वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन है कि जब हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर किसी वेक्टर को एसोसिएट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड को यानी कि अगर आप टू स्पेस के अंदर यानी कि R2 के अंदर डिफाइन करें, प्लेन के ऊपर डिफाइन करें, तो दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दैट विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस। एक ये वेक्टर फील्ड दो वेरिएबल्स की फॉर्म है। अगर आप थ्री स्पेस में जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की को डिफाइन किया, तो थ्री स्पेस के अंदर होता है, तो हमारे पास वेक्टर फील्ड इस फॉर्म में डिफाइन होता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है तो उसमें सिर्फ के डायरेक्शन होती है, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन में नहीं होता। तो हमारे पास भारत ये यहाँ से हमें वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें मिला। वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे वेक्टर फील्ड का, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ वेक्टर फील्ड्स प्लॉट की हुई है। लेट से अगर फर्स्ट वन की बात करें, अगर मैं मिसाल दूं कि लेट से दिस इज सम विंड है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप इसमें किसी भी पॉइंट पे जब जाके खड़े होंगे तो यू विल एक्सपीरियंस अ विंड। तो किसी पॉइंट पे आपको विंड की स्पीड ज्यादा फील होगी, किसी पे कम फील होगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप तो हर पॉइंट के ऊपर विंड को फील करेंगे। तो दिस इज these are all our examples of vector field। ये जो सेकंड वन है, ये सेकंड वन जो है ये हमारे पास रोटेशनल फील्ड है। हर पॉइंट पे जो है आप देख रहे हो कि रोटेट कर रहा है, तो दिस इज रोटेशनल फील्ड। तो बाहर दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड की अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इजी टू एक्सप्लेन होती है। तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते रहे फिजिक्स के अंदर। तो इसमें इस चीज को हम इनवर्स स्क्वायर फील्ड का नाम भी देते हैं। इधर आप देख सकते हो एफ इज डिपेंडिंग ऑन आर, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर। इसमें आर को अगर देखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर थ्री स्पेस में टू स्पेस में एक्स आई प्लस वाई जे होगा, तो ये हमारे पास आर जो है डिस्टेंस है दो बॉडीज के दरमियान का। और सी क्या है, सी हमारे पास ये है एक्चुअली जो जी एम एम है। जी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और एम स्मॉल है और कैपिटल एम जो है ये दो पार्टिकल्स के मास है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह की चीज है, तो इसको इनवर्स स्क्वायर फील्ड का
नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास एक वो एग्जांपल है जो हम यूजुअली फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। अब एक और कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट का, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास में हमने कई दफा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। ग्रेडियंट, वैसे तो हम सिर्फ ग्रेडियंट का नाम देते थे, लेकिन आप भी अगर देखो तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड की हेडिंग लिखी हुई है। ग्रेडियंट फील्ड का मतलब है कि आप अगर फाई के अंदर डेल फाई जब कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम अगर इसमें कोई पॉइंट पुट ना करें तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो यानी कि वो फील्ड है, यानी कि हर पॉइंट पे एक वेक्टर एसोसिएटेड है, तो दैट इज ग्रेडियंट फील्ड। तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। और ये डेल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि डेल एक्चुअली एक ऑपरेटर होता है, जो कि अगर मैं इसको वेक्टर की नोटेशन, हमारे पास वेरियस नोटेशन में जो यूज करते हैं, अगर आप इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अगर आप थ्री स्पेस में बात करें तो ये फॉर्म होती है। अगर आप आई जे की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई और प्लस के पार्शल ओवर पार्शल। तो ये हमारे पास जो है डेल की डेफिनेशन है। इसके ऊपर फाई जो है ये कोई भी सरफेस है या कोई भी हमारे पास स्केलर फील्ड है। अच्छा, स्केलर फील्ड के बारे में भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ, व्हाट इज स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड में आपने देखा कि हर पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर एसोसिएटेड होता है। स्केलर फील्ड के अंदर ये होता है कि हर पॉइंट के ऊपर एक चीज आप सिर्फ एक्सपीरियंस करो, कोई पर्टिकुलर, जैसे टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल। टेम्परेचर से बात करना बहुत आसान है। अगर आप के रूम में एसी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखोगे कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप अगर बिल्कुल एसी के क्लोज आ जाएंगे, यू विल एक्सपीरियंस कूलर। और अगर आप थोड़ा सा एसी से दूर चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि हर पॉइंट के साथ एक टेम्परेचर एसोसिएटेड है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ स्केलर फील्ड। तो ये फाइव से सम स्केलर फील्ड, इसके ऊपर जब डेल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट फील्ड यानी कि रिजल्ट में हमें वेक्टर फील्ड मिल जाता है। डेल फाइव कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी कई एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट तो खैर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डाइवर्जेंस जो है एक्चुअली हमारे पास ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट कह रहा हूँ, डेल ऑपरेटर। और अगर आपका जो वेक्टर फील्ड दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर फील्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या वेक्टर फील्ड इज सम वेक्टर विंड, और इट इज समथिंग एल्स, कोई भी चीज है, जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ लेते हैं तो हमें एक्चुअली डाइवर्जेंस मिलता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, वी ऑल नो के डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ये वन के बराबर हो जाते हैं। तो डाइवर्जेंस इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। तो डाइवर्जेंस आप जब किसी फंक्शन का निकालते हैं तो इसको निकालना इज वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्केलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी विंड का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस हमें स्केलर मिलेगा। डाइवर्जेंस जब स्केलर मिलेगा यानी कि कोई नंबर मिलेगा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डाइवर्जेंस विंड का आप निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो विंड है ये डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट से। डाइवर्ज होने का मतलब है कि या तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या फिर वो सिर्फ डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही है। ये डाइवर्जेंस हो गया। इसी तरह से अगर डाइवर्जेंस आपने निकाला विंड का, वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है कि ये विंड वहां पे कन्वर्स कर दिया। कन्वर्स होने का मतलब है कि या तो वहां पे आके विंड की स्पीड जो है कम हो रही है, या फिर मुख्तलिफ डायरेक्शन से जो एरोस आके वहां पे आके कन्वर्स कर रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस का एक चीज होगा। इसी तरह से कर्ल, कर्ल इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर फील्ड का। आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीकेकार आप सब जानते हैं
अगर मेरे पास ये थ्री डायमेंशन के अंदर बात करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, आई जे के। आपके पास फर्स्ट रो के अंदर आ जाएगा। देन डेल क्रॉस एफ की बात हो रही है तो फर्स्ट रो के सेकंड रो के अंदर सबसे पहले मैं डेल ऑपरेटर के जो डेरिवेटिव है उनको लिख दूंगा, पार्शियल ओवर पार्शियल डेल। देन हमारे पास एफ अगर डिफाइन है, जैसे इधर डिफाइन है, एफ इज एफ जी एंड एच, इसके कंपोनेंट्स है, तो यानी एफ आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। हमारे पास 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना जिस तरह से निकाला जाता है, आप इसको जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कर्ल मिल जाए। तो कर्ल एक्चुअली यूज किया जाता है किसी वेक्टर फील्ड की या किसी कोई भी वेक्टर फील्ड है, उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम यूजली कर्ल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी दो वेक्टर्स का, सॉरी किसी वेक्टर फील्ड का मैं कर्ल निकालूं और वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो रोटेशन, मैं उसको इररोटेशनल का नाम दूं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस और कर्ल का। इनको एवोलेट करना इज वेरी सिंपल। ये जो है सिंपल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्शन। दिस इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। मेरे पास एक एफ के नाम से एक वेक्टर फील्ड गिवन है और मुझे इसका डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालने का कहा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि डाइवर्जेंस इज जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट, डेल और एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लें। आई वाला कंपोनेंट जो है एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, जे वाला वाई के रिस्पेक्ट से और के वाला जेड के रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव लेंगे तो आपको ये डाइवर्जेंस मिल जाएगा। इसी तरह से कर्ल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि कर्ल निकालने के लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है। ये डिटरमिनेंट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कर्ल आप देख सकते हो एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास एक चीज आ रही है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस और कर्ल की सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी कुछ डाइवर्जेंस और कर्ल की, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। 17 से 22 तक क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इसमें अगर आप देखें सिंपल डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड कर, और आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 23 24 में अगर आप देखो एफ क्रॉस जी ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले मैं एफ और जी जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप सब जानते हैं कि उसके अंदर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाता है आई जे के, यानी कि सबसे पहले वेक्टर एफ आएगा। लेट से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 2x, जे का कंपोनेंट इज 1 एंड 4y, and similarly this is x y minus z। इस डिटरमिनेंट को पहले कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट में वेक्टर आएगा उसका आप डाइवर्जेंस डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। ये जो मेरे पास चीज लिखी हुई है डेल डॉट एफ क्रॉस जी, डेल डॉट का मतलब हमें पता है कि व्हाट इज मीन बाय डेल डॉट। जब किसी भी वेक्टर का जब डेल डॉट निकालते हैं तो हम जानते हैं कि उसका मतलब है डाइवर्जेंस। तो इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि यू आर फाइंडिंग डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी। तो अगर कहीं पे सवाल में ये लिखा हो कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी लिखा हो तो ब्लैंक नहीं बैठ जाएगा। इसका मतलब डी आई वी मतलब डाइवर्जेंस निकालने का मतलब सिंपल डेल डॉट निकालना। सिमिलरली अगर आप आगे के क्वेश्चंस देखें, डेट आर ऑल्सो वेरी सिंपल टू सिंपल। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 25 26 में वही बात है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, डेल क्रॉस एफ निकालोगे, जो आंसर आएगा उसका डेल डॉट निकालो। अच्छा, बिल्कुल एक चीज और यहाँ पे भी बता दूं कि डेल डॉट का मतलब हमने कहा कि डाइवर्जेंस होता है, डेल क्रॉस एफ का मतलब होता है कर्ल। तो ये जो मेरे पास चीज लिखी है, इसी बात को थोड़ा सा इस अंदाज में भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें ये वाले क्वेश्चन की, तो अगेन डेल क्रॉस एफ आप पहले कैलकुलेट करेंगे। तो डेल क्रॉस एफ निकालने का मतलब है यू आर फाइंडिंग कर्ल एफ। जो कर्ल आएगा उसका दोबारा से डेल क्रॉस लेने का मतलब कर्ल निकालना होता है, तो उसका दोबारा से कर लेना। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, जो कि इनको प्लीज सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें आपको परेशानी हो। थैंक यू। आज का फिलहाल टॉपिक हमारा यही है। थैंक यू वेरी मच।